अस्सलामुअलैकुम। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जो काफ़ी टाइम से मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, और मेरे पास एक बहुत अच्छी ख़बर है आज की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 स्ट्रॉन्ग टीम हो चुके हैं। बिकॉज़ इन अगस्त आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब जर्नी, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 to 3 months मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिसने मुझे और मोटिवेशन दी कि मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूं। वरना मैं बहुत डबल माइंडेड हो रही थी कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा। बिकॉज़ मैंने ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत देखी है, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे होते हैं लोग, बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी दे रहे होते हैं। एंड पॉजिटिव साइड इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स या जितने भी यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं या फिर ऑडियोलॉगर्स हैं, वो इतना नहीं बता रहे होते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत अच्छा रहा। और जब ये जर्नी मैंने स्टार्ट की थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल थी कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी है। उसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक ट्रेंड्स और नॉर्म्स को बेसिकली आपने फॉलो करना है। तो आज मेरे पास कोई ऐसा ख़ास पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैं अभी बात करना महसूस कर रही हूँ कि नहीं करना चाहूँ या करना चाहूँ। कुछ दिनों से एक सोच मेरे दिमाग में चल रही है कंटिन्यूसली, जिस तरह से मैं ट्रेंड्स देख रही हूँ, जिस तरह से मैं नॉर्मलाइज होते हुए देख रही हूँ कि पाकिस्तान में जो यूट्यूब का एक कल्चर स्टार्ट हुआ है, या फिर मैं इसको कहूँगी कि एज अ प्रोफेशन जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिंज कंटेंट जो है बना रहे हैं। उसमें आपके बेडरूम से लेके आपके बाथरूम के अंदर टाइल्स किस कलर के लगे हैं वो तक शो किया जा रहा है। मीनवाइल सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही ओरिजिनल एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जिसमें से टॉप में आपके आ जाते हैं जुनैद अकरम, फिर आ जाते हैं आपके मोरू, फिर आते हैं इरफान जुनेजो, फिर इसी तरह बेइंतहा नाम है। जहाँ पे क्रिंज कंटेंट शेयर हो रहा है, वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कंटेंट भी शेयर हो रहा है। मोस्टली आई रियली लाइक फ्यू नेम्स टू मेंशन हेयर, जिसमें बहुत सारी ऐसी जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, फीमेल आपके कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉट फ्रॉम लाहौर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉट who lives in abroad, but basically they are originally from Pakistan. So I really like following them. मैं बहुत ज़्यादा डे में नहीं इतना ज़्यादा एक्सेस कर पाती, लेकिन जब भी मुझे देखना होता है तो मैं बहुत ऐसा कंटेंट देखना पसंद करती हूँ कि जो कि हालात हाज़रा को लेके हो। उसके अलावा आपके जो रियल मसले मसाइल हैं उनको लेके हो, आपकी जनरल नॉलेज को लेके हो, आपको कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ से सीखने को मिल रहा हो। सिर्फ स्क्रॉल करना, अपना टाइम जो है वो ऐसी चीज़ों में लगाना कि जिसका कोई ना हासिल हो ना वसूल हो, इस तरह के कंटेंट मैं नहीं देखती हूँ, और ना मेरा इरादा था कि मैं ऐसे बनाऊँगी। आज मैं उन सवालों के जवाब दूंगी जो कि मुझे आ रहे हैं कंटिन्यूसली। मुझे एक सेपरेट तौर पे मुझे पोस्ट पिन करनी पड़ेगी कि जितने भी सवाल आते हैं वो सारे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे आते हैं, जबकि मैं पहले भी ये जो है 2-3 एपिसोड्स में मेंशन कर चुकी हूँ कि जो मेरा सोशल हैंडल है वो 2 हैं, वो 2 डिफरेंट टाइप के हैं, और दोनों इंस्टाग्राम पे मैंने अपना यूट्यूब का जो है वो लिंक पिन किया हुआ है। मोस्टली मुझे सवालात मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे आ रहे होते हैं, और बेसिकली इंस्टाग्राम ने जो है अब आपकी प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करना स्टार्ट कर दिया कि आप मैसेजेस जब भेजते हैं तो डेफिनेटली वो इनविटेशन में जाते हैं, वो फ़ौरन आपके मैसेजेस शो नहीं हो रहे होते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे सवाल जमा हुए हुए थे। मैं क्या करती हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरे इंटरेस्ट क्या क्या है, मैं
मतलब मैं अपनी लाइफ के ग्लिम्स दूँ बेसिकली आवाम को। तो मुझे ये सही लगा कि आज मैं जो है ऐसी एपिसोड रिकॉर्ड करूँ जिसमें मैं इस क्यूरियोसिटी को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करना चाहूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कैसी दिखती हूँ, कैसी नहीं दिखती हूँ और मैं क्या, मेरे दिन बेसिकली किस तरह से गुजरता है, क्या है। वैसे भी जो भी लोग मुझे देखना चाहते हैं, और मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब की आवाम मुझे इतना ज़्यादा देखने के शौक़ में मुब्तला है। मोस्टली मेरे पास जो है, मैं बहुत हैरान हुई ये पढ़ के और ये जान के कि आवाम को मेरा जहाँ कंटेंट पसंद आ रहा है, वहाँ उनको ये क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि जिसकी आवाज़ वो सुन रहे हैं वो बेसिकली दिखने में कैसा है। मोस्टली मेरे पास यही रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई हमें आपको देखना है, आपको देखना है, आपको देखना है। हालांकि मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं बहुत ही डिफरेंट पर्सन हूं। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा सोशल हर चीज़ जो है शेयर करना पसंद था। लाइक कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं, सब कुछ मैं सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करती थी। बट टू मच इन्फॉर्मेशन कभी कभी आपके लिए बहुत ही पॉइजनस हो जाती है। एंड इस चीज़ के ऊपर एज अ मुस्लिम मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि आपको जो है 1000 बार ताकीद की गई है कि अपनी चीज़ें जो है वो ना इतनी रिवील करें, ना इतनी शो करें। तो कुछ मिसहैप्स आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से आपको जो है आपका वो बिलीव जो कहीं बहुत एक निचले खाने में पड़ा रह जाता है, वो एकदम से दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव रखती हूँ कि एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपको आइडिया नहीं होता कि जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर आपको एडमायर कर रहे हैं, या फिर जो है उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो आपको जहाँ तक हो सके वहाँ पे अपनी चीज़ें छुपानी चाहिए। और जब मुझे लगता है अब इस पॉइंट पे मुझे लगता है लाइफ के 35 साल गुजारने के बाद कि आपके अंदर टाइम टू टाइम मैच्योरिटी आती है, तो आपको रियलाइजेशन होती है कि भाई चीज़ें वही बतानी चाहिए जो कि कंटेंट हो, जो कि जिनके बारे में आपको पक्का यकीन हो जाए कि भाई ये चीज़ अब आपको बता देनी चाहिए। मैं उन चीज़ों को बताने पे, दिखाने पे अब बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती हूँ कि जिनके बारे में आप डाउटफुल हों, या जिनके बारे में आपको समझ ना हो कि यार ये होने भी वाली हैं या नहीं होने वाली है। अगर आप ऐसे बहुत सारे मेरे लाइफ में मोमेंट आए, मेरी फैमिली की लाइफ में मोमेंट आए कि जब हमने कोई चीज़ ओवर द जॉय, ओवर द हैप्पीनेस शेयर की है, एंड देन फिर वो चीज़ जो है हुई नहीं है, या जब अगर हुई है तो उसके रिजल्ट्स या जो उसका आउटकम आया है वो बहुत ही नेगेटिव आया। तो उसके बाद से हम थोड़ा सा लाइक मिस्टीरियस रहना पसंद करते हैं। हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हम पीस में रहें। इस तरह का कंटेंट आजकल वायरल हो रहा है कि मुझे भी ये सवाल अपने आप से करना पड़ा बहुत दफ़ा कि मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। पहली प्रायोरिटी मेरी ये होनी चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप चाहिए, या मुझे वायरल होना है, या फिर मुझे टॉप रैंकिंग में आना है, या मुझे अपना नाम बनाना है। तो मुझे करना क्या है? जब मैं ये बात बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, जब फारिग बैठती हूँ, या फिर अपनी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में थोड़ा सा मैं चाह रही होती हूँ कि मैं कुछ सोचूं, उसके बारे में कुछ वर्क करूँ, तो फिर मुझे ये लगता है कि अगर मैं दुनिया की रेस में लगना चाहती हूँ, और मुझे है कि अगर मुझे बहुत जल्दी फेमस हो रहा है, क्योंकि आजकल तो जो स्टारडम है, जो फैंडम है, वो ओवरनाइट मिलती है आपको। आपकी एक जो है बेवकूफ़ाना या फिर फ़नी या फिर काम की जो है क्लिप वायरल हो गई, एंड देन रातों रात आप छा गए हैं। आपको किसी भी कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ कोई भी बंदा आपको पहचान सकता है। हर ख़तरा जो है वो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि अगर आप इंटेंशनली कोई ऐसी क्लिप बना रहे हैं, कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि आपको पता है कि ओवर हाइप्ड है, आपको पता है क्रिंज है, आपको पता है कि वर्थ वॉचिंग नहीं है, बट फिर भी आप बना रहे हैं, तो आपको फिर इसका मतलब है कि आइडिया है कि आप
रिस्क ले रहे हैं और आप ये भी विलिंग हैं कि आप या तो वो जो कंटेंट आप बना रहे हैं वो बहुत फेमस हो जाएगा या बहुत ही खड़े लाइन चला जाएगा। तो जब आप इतनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, रिस्क असेसमेंट जिसको मैं कहती हूँ कि आपको करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ इस चीज़ को कि आपको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। पहले मुझे लगा कि यार क्योंकि मुझे तो कोई भी नहीं जानता और मुझे अगर ये एक चीज़ मेरा शौक़ है और मुझे है कि मेरी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग हो और मुझे लोग जानें और मैं अपनी बात, अपनी आवाज़, अपने ख़यालात लोगों तक पहुंचा सकूं, तो फिर इसका जो सबसे शॉर्टकट है वो यही है कि आप कोई ऐसी क्रिंजी रील बना के पोस्ट कर दें, आप कोई बहुत क्रिंज कंटेंट बना के पोस्ट कर दें एंड देन आप वायरल हो जाएंगे। बट समहाउ मुझे ये फीलिंग थी कि इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता है। अब से 100 साल बाद भी जो चीज़ मैं बनाऊंगी या जो चीज़ मैं कहूँगी या जो चीज़ मेरी एंड प्रोडक्ट होगी वो 100 साल बाद भी इंटरनेट पे रहनी है। और फिर मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी कंटेंट शेयर करूँ या कोई ऐसी रील बनाऊँ या कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ, कोई ऐसी बात कहूँ जो कि कल को मैं ख़ुद अपने लिए वो चीज़ अच्छा ना समझूं और कल को मेरी फैमिली में से कोई देखे तो वो एम्बैरस फील करे या फिर आउट ऑफ द गाइडलाइंस हो वो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, फ़ैन फॉलोइंग होती रहेगी। अगर मैं लोगों को पसंद आ रही हूँ या लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं या फिर लोग मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो करेंगे हर हाल में, अगर तो उनको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो इसलिए मुझे अपने जो है ओरिजिनल फॉर्म में रहते हुए जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मुझे वो करनी है और मुझे व्यूअरशिप और फैंस एंड फॉलोअर्स और क्लिक्स एंड लाइक्स एंड इस रेस में मुझे नहीं भागना। मुझे स्लोली स्टेडली जो है वो अपनी जगह बनानी है। आज हम 2 से 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं काफ़ी टाइम से, मैं आज उनके ऊपर बात करना चाह रही हूँ। कुछ मैंने चीज़ें ऐसी थीं कि जो कि अपने पास शॉर्टलिस्ट की हुई हैं जिसके ऊपर मैं आइंदा एपिसोड रिकॉर्ड करने वाली हूँ। और जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है, नया साल आने वाला है, हम सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना दूर हैं अब कि हम एक नए साल में एंटर होंगे अपनी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेके, अपनी बहुत सारी बुरी चीज़ों को लेके, अपनी आदतों को लेके, जो चीज़ें हम चेंज करना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से लगे हुए। तो बिल आखिर ये साल भी जो है वो अपने अख्ताम पे को पहुंचने वाला है और टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो कुछ मैंने ऐसी चीज़ें हैं जो अपने पास मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कंटेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करूँगी। पॉडकास्ट मेरा इंशाल्लाह ताला अगले साल अल्लाह ने चाहा तो मंथ में नहीं अनाउंस करूँगी, बिकॉज़ फिर वही बात आ जाती है कि चीज़ होने से पहले बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो पॉडकास्ट इंशाल्लाह ताला आ रहा है 2026 में। ये बहुत अच्छी बात है, सब देख सकेंगे, सब सुन सकेंगे और ये सीज़न वाइज आएगा। फर्स्ट सीज़न में 12 एपिसोड्स हैं, फिर हम सेकंड सीज़न रिकॉर्ड करेंगे एंड सेकंड सीज़न को एडिट करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। मीनवाइल हम अपना इंस्टाग्राम जो बहुत ही स्लो और सन्नाटा पड़ा हुआ है उसको हम थोड़ा सा रिवाइव करेंगे। कुछ कंटेंट उस पर बनाना मैं डालना शुरू करूँगी। लेकिन बेसिकली जो मैं सोच रही थी जिसके बारे में मुझे आज बात करनी है, कितने लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि इन्फ्लुएंसर क्या है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन से दरख्त से उगते हैं, कौन से खेत खलियानों में निकलते हैं ये लोग, और क्या हर इन्फ्लुएंसर फॉलो करने के लायक है। क्या आपकी सोच या आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनसे, या फिर आप उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी तरह आप बनना नहीं चाहते बट समहाउ you got attracted with that cringe content whatever। उसके अलावा क्या फैमिली व्लॉगिंग सही है? क्या हर चीज़ जो है वो दिखाना सही है?
क्या हर चीज़ के ऊपर बात करना सही है, या फिर जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है अराउंड द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप यूट्यूबर्स को देखें या व्लॉगर्स को देखें तो उनका कंटेंट बहुत डिफरेंट है। इवन दो मैं टिकटॉकर्स को भी ये नहीं कहती कि वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, बट उनकी मेहनत बहुत ही डिफरेंट जगहों पे लग रही है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट देखें और अगर हम कंपेयर करें उनको इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर से, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर आज मैं अपने उन सारे सवालात के जवाबात देने वाली हूँ। इवन तो मैं सोच रही हूँ कि पहले हम Q&A कर लेते हैं एंड देन फिर हम अपने इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई मैंने कुछ सवालात यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं। सबसे पहले जो है मुझसे पूछा गया है कि भाई आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। ये मोस्टली मुझे अपने तमाम जो जितने भी मैसेजेस आए उनमें एक ही कॉम्प्लीमेंट है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आप जब बोल रही होती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो तमाम उन लोगों को शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझसे सवालात किए हैं और मैं उनके नाम के साथ वो सवालात के जवाब दूँगी। तो सबसे पहले हमें अदीला ने मैसेज किया है इंस्टाग्राम के ऊपर और वो पूछ रही हैं मुझसे कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से कहाँ से है, किस शहर से है, क्योंकि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, और उसके अलावा आप कितने साल की हैं। तो भाई अदीला, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप गुजरावाला से हैं एंड आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह मुझे भेजी हैं, माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत हैं। सबसे पहली बात तो ये है। एंड दूसरी बात ये कि मेरा ताल्लुक़ कराची से है। ओरिजिनली मैं कराची बेस्ड थी, अब मैं हॉलैंड में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं यहाँ 5 साल पहले मूव हुई थी और बेसिकली मेरी जो जाए पैदाइश कहेंगे हम, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो जाए पैदाइश मेरी कराची पाकिस्तान है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 36 ईयर्स ओल्ड हूँ। इसके अलावा जो है आपने मुझसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं देना नहीं चाहूँगी, ऑल्दो कि कोई मिस्ट्री वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड। लेकिन अब बाकी आपका जो सवाल है वो काफ़ी पर्सनल था तो उसके बारे में मैं जवाब नहीं दूँगी। लेकिन आपकी पिक्चर्स, आपकी फैमिली माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। आप खुश रहिए, मेरी यही दुआ है, और मुझे सुनती रहिए। एंड अगला सवाल मुझसे पूछा गया है, ये सवाल जो है ये एक मेल फॉलोअर का है और उनका ये सवाल काफ़ी दफ़ा वो मैसेज यही आ चुका है इंस्टाग्राम के ऊपर। अब्बास इनका नाम है और ये लाहौर से हैं और ये कहते हैं कि नॉर्मली मैं यूट्यूबर्स को अच्छा नहीं समझता, बट इन्होंने मेरा कोई 2-3 एपिसोड सुनी थी तो उनको ढंग की लगी वो, तो इसलिए ये मुझे फॉलो करते हैं। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कहते हैं कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है, और अनफॉर्चुनेटली मेरा कभी भी लाहौर जाना नहीं हुआ है, लेकिन ये मेरी बकेट लिस्ट में शामिल है। क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम होता है, जब भी हम पाकिस्तान आते हैं तो हमारे पास वक्त की कमी होती है, और विद इन 2-3 वीक्स आपको रिलेटिव से भी मिलना होता है, अपने जो ऐसे काम हैं जो मुकम्मल करने होते हैं वो भी होते हैं। तो खैर मैं आपके सवाल की तरफ वापस आती हूँ। आपने मुझसे पूछा कि मेरी एजुकेशन क्या है, और सबसे पहले तो मेरी एजुकेशन मीडिया साइंसेस में है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी डिग्री इनकम्प्लीटेड है। मैंने 3 साल कंप्लीट किए थे, लास्ट का मेरा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका था। उसके बाद जो है मैंने एक राइटिंग से रिलेटेड कोर्स किया था 2 साल का, और वो मैंने उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी जो कि लिखने लिखाने की थी, कंटेंट राइटिंग थी, नापा में भी की है मैंने, जिम खाना में भी की है। उसके अलावा आपने प्रोफेशन पूछा है, तो अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कलनरी शेफ़ हूँ। मैंने यहाँ से एम्स्टर्डम से जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट की है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। फिर इसी तरीके से मेरे पास एक और सवाल है कि आपकी फ़ैमिली में कितने लोग हैं, और ये सवाल मुझसे किया है फ़ातिमा ने। फ़ातिमा कराची से हैं और एक होम बेस्ड बिज़नेस रन करती हैं,
और इन्होंने मुझसे पूछा है कि आपकी फ़ैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपके कितने बहन भाई हैं, कुछ अपने बारे में बताइए, आपके शौक़ क्या है। फ़ातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली में हम 4 लोग हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। और इसके अलावा जो है मेरे एक बहन है और वो कराची में ही होती हैं। उसके अलावा मेरा एक भाई हैं जो वो भी कराची में होता है। उसके अलावा जो है मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, फ़ादर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, वो भी कराची में होते हैं। तो ये हमारी फ़ैमिली है और मेरी बहुत बड़ी फ़ैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह कराची में। मेरे कज़न्स हैं, ख़ालाएँ हैं, फूफो तो अब नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली मेरी तीनों फूफो की डेथ हो चुकी है और मेरे एक जो है ताया, उनकी भी डेथ हो चुकी है। एक ताया है मेरे। तो इस तरह हमारे बहुत सारे माशाल्लाह से कज़न्स और फैमिली अच्छी खासी भी कराची में ही होती है। मदर साइड जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, बट फादर साइड मोस्टली में ही कराची में ही है। इसके अलावा मुझसे पूछा गया है, फ़ातिमा का ही एक सवाल है। फ़ातिमा ने मुझसे पूछा है कि आपने जॉब कब स्टार्ट की थी, आपकी क्या जॉब थी, आप क्या करती रही हैं लाइफ में। तो फ़ातिमा, मैंने जॉब स्टार्ट की थी अब से कोई अगर मैं सही बताऊं तो मैंने जॉब स्टार्ट की थी कोई 8 या 9 साल पहले। आई थिंक 10 साल हो गए मुझे। एंड मैंने 3 से 4 साल कराची में जॉब की है। नापा में भी जॉब किया मैंने, कराची जमखाना में भी जॉब की है। और मोस्टली मेरा लिखने की ही काम मेरा होता था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत जगहों पे जॉब की है। मैंने यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक्स में भी जॉब की है। मैंने यहाँ पर हॉलैंड की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ से मुराद मेरा हॉलैंड है। यहाँ पे मैंने लॉजिस्टिक्स में भी जॉब किया है। यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट्स में भी काम किया है। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की है एशियन फ्यूजन फूड में। जापानीज़ फूड जो है मेरा स्पेशलिटी है। तो इस तरीके से बहुत सारी जॉब्स मैंने की है। कोई एक पर्टिकुलर जॉब ऐसी नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि मैंने एक ही जॉब की है। कराची में मैंने 2 जॉब्स की हैं। उसके अलावा हॉलैंड में आके मैंने अच्छी खासी जॉब्स की हैं। छोटी छोटी बहुत सारी जॉब्स की हैं, लेकिन मेन जो है वो मेरी फिर यहाँ पे जो ट्रेनिंग थी उसको मैं कंसिडर करती हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त रही है। हॉबीज़ में मेरी हमेशा से आर्ट्स से रिलेटेड रही हैं। मुझे लिखने का शौक़ बचपन से था। मैंने अपना फ़र्स्ट आर्टिकल लिखा था जब मैं 13 साल की या 12 साल की थी। और इसी तरीके से जो है दी न्यूज़ में भी मेरा आर्टिकल आ चुका है। उसमें मैंने जंग के लिए भी कुछ एडिटोरियल्स लिखे हैं। मुझे बेस्ट राइटर का भी अवार्ड मिला था अपने थिएटर एकेडमी से। उसके अलावा जो है अपनी अगर मैं बात करूं, जब मैं एजुकेशन अपनी कंटिन्यू कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे रेडियो का बेइंतहा वो था शौक़। तो मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत वो किया हुआ है। तो इस तरह से मिला के जितनी भी मेरी हॉबीज़ और जो भी मेरा एक जर्नी रहा है पीछे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसे मैं कहती हूँ फोकस मेरा रहा है आर्ट्स, लिखने लिखाने से रिलेटेड। उसके अलावा जो है मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। मैं गा भी अच्छा लेती हूँ, लेकिन मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है, गाना इतना मुझे पसंद नहीं है। मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है। मैंने इंडस वैली से स्केचिंग भी की हुई है। उसके अलावा जो है मुझे आर्ट जिसे कहते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट मुझे बहुत पसंद है। तो मिला के जो है ये मेरी हॉबीज़ हैं। लिखना लिखाना, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे थिएटर हो, ड्रामा हो, शॉर्ट स्टेज प्लेज मुझे बहुत पसंद है, शॉर्ट फिल्म्स मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगी। उन्होंने मुझसे ये पूछा है, ये सवाल किया है कि बेसिकली वो कराची से हैं लेकिन अब वो हॉलैंड में यहीं पे होती हैं मेरे साथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि ऐसी क्या ख्वाहिशात हैं आपकी ज़िंदगी की जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और जो ऐसे क्या काम है जो आपने अभी तक नहीं किए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मोस्टली जो सोचती हैं वो कर गुजरती हैं। और ये मैं अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों के बाद बताना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है मेरी। मैं ऐसे बहुत सारे
काम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लोग सोचते रह जाते हैं वो मैं कर गुजरी हूँ लाइफ में। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक वो हो जाएगी लेकिन स्ट्रॉन्ग विल पावर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो मेरी जो नेचर है, जो मेरी करैक्टरिस्टिक है वो बहुत दबंग है। मुझे चीज़ों से इतना डर नहीं लग रहा होता, मुझे सोशल प्रेशर इतना नहीं डराता, बहुत ज़्यादा जल्दी मैं हार नहीं मानती। जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही होती है वो मैं कर गुजरती हूँ। रिस्क असेसमेंट करने का काम मेरे हस्बैंड का होता है, वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जिस स्टेज पे या जिस एज में हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, क्या ये सक्सेसफुल रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में मुझे किसी चीज़ से कामयाबियाँ मिली हैं, फाइनेंशियली अगर हम ग्रो किए हैं, स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत निडर होना पड़ता है, आपको फेयरलेस होना पड़ता है। ये सोचे बगैर कि ये माशरा जो है मर्दों का माशरा है, ये औरतों को एक्सेप्ट नहीं करता, या जो भी एक नॉर्म सेट हुए हैं सोसाइटी की तरफ से, तो ये चीज़ें जो आपको पीछे डालनी पड़ती हैं दिमाग में। मैं बहुत अपफ्रंट हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं बेइंतहा तौर पे ब्लंट हूँ, बट मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनका मुझे पता है कि भाई ये अंदर बाहर से वैसे ही हैं, ये मेरी बात सुन के उसको अलग तरीके से असेस नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ जेलसी जो है मेरी बात का कंटेंट चेंज नहीं करेंगे, और जो कॉन्टेक्स्ट मैं बता रही हूँ इनको वो उसी को उस तरह से ही लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो उसका कोई दूसरा मतलब भी हो सकता था। पर ऐसे लोगों के सामने मैं बिल्कुल खामोश हूँ, बिकॉज़ मेरे बारे में बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझे सुनने को मिले लाइफ में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही चालाक हैं, ये तो बहुत ही खामोश रहती हैं। खामोश मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ जिनके बारे में जिनमें बेसिकली नॉन इंटरेस्टेड होती हूँ। मुझे उन लोगों से ना बात करने का शौक़ होता है, ना मुझे उन लोगों से उनकी बात सुनने का कोई शौक़ होता है। मुझे पता होता है कि इनकी बात जो है बोगस है, ये सिर्फ अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी। मैं वहाँ पे अपनी बात को डी वैल्यू नहीं करती हूँ, मैं वहाँ खामोश रहती हूँ। मैं बात सिर्फ वहाँ पे करती हूँ, या अपना टाइम मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ मुझे पता होता है कि ये लोग आपको वैल्यू देते हैं या ये लोग पॉजिटिव लोग हैं। तो ये हो गई मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात। उसके अलावा मुझसे पूछा गया है कि भाई आपकी क्या ऐसी ख्वाहिशात हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ। वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरी करने वाले हैं जल्द से जल्द। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बच्चों के नाम से ना जानी जाऊँ कभी ज़िंदगी में, मेरे बच्चे मेरे नाम से जाने जाएं। लोगों को पता हो कि ये जिन खातून के बच्चे हैं वो खातून कौन है, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं लाइफ को लेके। ये मेरी दूसरी ख्वाहिश है। तीसरी ख्वाहिश, मेरी जो सबसे अहम ख्वाहिश है, वो ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हज करूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला वी आर वर्किंग ऑन इट, और अल्लाह ताला के बुलावे के ऊपर है। लेकिन ये है कि कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, तो जब भी अल्लाह का बुलावा होगा तो मैं ये न्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये 3 ख्वाहिशात मेरी ऐसी हैं। बाकी दुनियावी ख्वाहिशात मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, तो वो तो मैं ऑन एंड ऑफ जैसे ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त होता है तो हम फ़ौरन ही ट्रैवलिंग के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए जो है वो कायदे आज़म और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपके क्वीन और किंग। उसके बगैर फाइनेंशियल आपके स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर आपकी सारी ख्वाहिशात धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है, और ख्वाहिश बस इतनी है कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ और जो थोड़ी सी आपकी लीजर्स पूरी होते रहें, एंड देन बाकी अल्लाह बस उतना ही दे जिसका हिसाब देना आपके लिए ईजी हो। बाकी जो है मुझसे पूछा गया है कि ये जो सवाल किया है ये अली हैं और ये कराची से हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। इन्होंने मुझसे सवाल किया है, इनका कहना है कि आपने अपनी पॉडकास्ट जो शुरू करने का सोचा है, तो क्या आप समझती हैं कि आपका पॉडकास्ट बाकियों से डिफरेंट होगा, या फिर वो क्या डिफरेंस व्यूअरशिप को देगा। अली, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो
मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ। मेरा पॉडकास्ट भले डिफरेंट ना हो, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी कोई नई बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अनोखी बात होगी, बट हाँ, उसको मेरा बात करने का तरीका उसको डिफरेंट बनाएगा, मेरा पर्सपेक्टिव उसको डिफरेंट बनाएगा बाकियों से। बिकॉज़ मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जब भी सोशल टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं। हमारा जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ओवर हाइप्ड होता है, हम बहुत ही घिसे पिटे सवालात कर रहे होते हैं। जो भी इंटरव्यूअर होता है जिसका वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं, अव्वल बात तो ऐसे कोई सीन नहीं है कि मेरे पॉडकास्ट में आपको जो है वो अलग अलग 12 मसाले की चाट देखने को मिलेगी। जो पॉडकास्ट का बेसिकली आइडिया ही है वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि आपको मैं देखने को मिलूँगी, मैं सुनने को मिलूँगी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, मेरा जो आइडिया है पॉडकास्ट का वो बेसिकली इट विल मेक अ डिफरेंस बाकियों से। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मोस्टली जो मुझे सवालात आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप भाई दिखने में कैसी लगती हैं, कि आपके सर पे 2 सींग निकले हुए हैं, कि आपके कान जो है वो पीछे की तरह एल्फ की तरह मुड़े हुए हैं, या आपके पाँव पीछे की तरह मुड़े हुए हैं, क्या है, आप किस तरह दिखने में लगती हैं जो आप आती नहीं हैं, आपकी सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे पहली बात कि देखें भाई, ये सवालात कोई मुझे जो सारे सवाल में जो मुझे ढंग के सवालात लगे थे वो मैं ऑलरेडी ऊपर आंसर कर चुकी हूँ, और बाकी के जो सवालात हैं वो सिर्फ यही हैं कि भैया मैं आपको देखने का बड़ा शौक़ है। तो मैं अल्लाह की ही बनाई हुई मखलूक हूँ, इंसान हूँ, सबसे पहली बात तो ये, और मैं दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती हूँ। मसला ये है कि मेरा आइडिया ये रहा कि भाई जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगी तो डेफिनेटली लोग मुझे देखेंगे ही, तो मुझे, और मैं कोई सेलिब्रिटी या कोई मेरा कोई टीवी बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, स्टेज प्रेजेंस की अगर हम बात करते हैं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई मैं जब अपने कैमरा को फेस करूं तो भाई मैं अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंट फील करूं, तब मैं कैमरा को फेस करूं, और इसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी है। आई कांट टेल यू माई स्ट्रगल्स विद दैट, कि आप किस तरह से फेस करेंगे, किस तरह से आपकी अपीयरेंस किस तरह होगी, आपकी प्रेजेंस किस तरह होगी। तो इस वजह से मैं नहीं आई, और अच्छी बात है कि मैं नहीं आई, मैंने अपने आप को शो नहीं किया। बहुत करीबी लोग जो हैं वो जानते हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ, क्या नहीं हूँ। बट दूसरी एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन हो जो लोगों के दिमागों में बने, और जो टाइम रहते तक वही इम्प्रेशन रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत काम कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क अपने ऊपर कर रही थी। इस वजह से मैंने अभी तक अपने आप को नहीं रिवील किया, और मैं रिवील तभी करूँगी जब मैं अपने पॉडकास्ट के लिए अनाउंस करूँगी। उससे पहले कोई मुझे कहीं नहीं देखने वाला है, जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं। बाकी जो है मुझे इतना शौक़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट अपनी डेली लाइफ दिखाने का, कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। पहले बहुत शौक़ था, बट फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स आई एम अ डिफरेंट पर्सन। वो जो लाइफ एक आपकी चेंज हो जाती है 360 डिग्री, वही मेरे साथ हुआ था जब ये लंग डिजीज़ मुझे हुई थी। पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव, पूरे उसके हर चीज़ चेंज हो गई लाइफ में। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें, अगर मुझसे कोई 5 साल पहले पूछता तो मैं सबसे ज़्यादा आगे खड़ी होती अपनी हर चीज़ शो करने के लिए। आज मैंने ये किया, आज मैंने इन लोगों से मिला, आज मैंने ये बात की, आज मैंने वो किया। अब मुझे लगता है कि बेकार चीज़ें हैं, इनका करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। और फिर मुझे एक बात ये भी समझ में आई कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने प्रिविलेज हैं दुनिया में, 80% लोग बहुत प्रिविलेज होंगे, बट आपको उन 20% लोगों का भी सोचना है कि जो कि इतने प्रिविलेज नहीं हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं। हम ईज़िली हर चीज़ जो है सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे होते हैं। इतना आसान होता है हमारे लिए कि बस एक अच्छी पिक्चर ली एंड देन क्लिक एंड देन पोस्ट इट, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन उसको देख रहा है तो वो क्या फ़ील कर रहा है। अगर आप कहीं घूम रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके घूमने से
आपकी ट्रैवलिंग करने से, आपकी दुनिया एक्सप्लोर करने से दूसरे की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट हाँ उसकी मेंटालिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है इसका आपको नहीं आइडिया होता है। इसी तरीके से कोई चीज़ आपने अच्छी बाय की है, कोई नया ड्रेस लिया है, कोई नई ज्वेलरी पीस लिया है, कोई नया लीजर आइटम लिया है, आपको नहीं पता होता कि आपकी एक पोस्ट से दूसरा उसको किस तरीके से देख रहा है। कहीं वो अंदर से जो है वो डाउन तो फील नहीं कर रहा है, फिर वो जद्दोजहद में लगेगा कि किस तरह वो भी अपनी फैमिली के लिए सही चीज़ें वो कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप जो है वो किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस होके फुलफ़िल कर दें। तो मुझे लगता है कि पास्ट फ्यू इयर्स मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया अराउंड द ग्लोब। जो हालात भी रहे हैं, स्पेशली जो फ़लस्तीन में जब अक्टूबर 17 से सारा फसाद जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद से भी पर्सपेक्टिव ज़िंदगी को देखने का बहुत चेंज हुआ है। मैं बिल्कुल नॉर्मल दिखती हूँ, मेरे सर पे 2 सींग बिल्कुल भी नहीं हैं, मेरे पाँव पिच्छल पैरी की तरह मुड़े हुए नहीं हैं, मेरे 6000 हाथ जो है वो नहीं हैं। तो मैं इंसान हूँ, इंसानों की तरह ही दिखती हूँ। और जहाँ तक रही बात कि भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग टिडबिट्स ऑफ माई डेली रूटीन, कि अब मैं सुबह उठी हूँ, बेड पे मैंने इस कलर का जो नाइट सूट पहना हुआ है, एंड देन अब मैं उठ के वॉशरूम जा रही हूँ, मैं ब्रश करते हुए दिखाऊँ, एंड देन फिर मैं अपने बच्चों को एक्सपोज करूँ एक ऐसी चीज़ से जो मैं अपने लिए ख़ुद भी ठीक नहीं समझती। और मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे बहुत यंग हैं, तो आई डोंट वांट टू एक्सपोज देम विद दिस सोशल रियलिटी। जब वो ख़ुद इस काबिल हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि भाई उन्हें अपनी सोशल अपीयरेंस के ऊपर वो उन्हें देनी है या नहीं देनी है, तो देन वो खुद डिसाइड करेंगे। बट उस एज में अभी बहुत टाइम है, और तब तक बीइंग एज अ पेरेंट ये मेरी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं अपने बच्चों को सेफ़ रखूं। तो ये सवाल का जवाब हो गया कि भाई आप अपनी लाइफ क्यों नहीं दिखाती हैं, कहीं आपकी लाइफ में ऐसा क्या कुछ नहीं एक्साइटेड हो रहा होता जो आप अपनी लाइफ दिखाती हैं। मुझे इस सवाल पे बहुत हंसी आई थी, ये सवाल पढ़ के वाकई में मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा है, ये ख़ुद कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका नाम है अफशीन। ये मुझसे इनका सवाल बेसिकली ये था कि आप क्यों नहीं दिखाती कि आप डेली क्या कर रही होती हैं, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं वीडियो बना के डालती हैं कि आप खाने में क्या बना रही हैं, या फिर आई विल बी द लास्ट पर्सन जो इस चीज़ को इंडोर्स करेगा और या जो बोलेगा कि भाई आप डेली अपनी सोशल लाइफ दिखाइए। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को इंडोर्स नहीं करती हूँ, और मैं बिल्कुल भी अपनी सोशल लाइफ नहीं दिखाने वाली हूँ कभी भी यूट्यूब के ऊपर। मुझे पसंद ही नहीं है, ना मैं उन इन्फ्लुएंसर्स को, उन यूट्यूबर्स को या उन कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ जो कि डेली जो है वो अपने मियाँ बीवी बच्चे उन सब का रोमांस, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके एक एक प्रीशियस मोमेंट्स जो है वो इतना डेंजरसली ओपन कर देते हैं, उनको एक्सपोज कर देते हैं इतना ज़्यादा डेंजर से। तो मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। और अफशीन, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि आपको वेट है कि मैं इस तरह का कुछ करूँगी, तो प्लीज़ मुझे अनफॉलो कर दीजिए, बिकॉज मैं इस तरह की कोई भी चीज़ कभी भी नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंसर को लेके, सबसे पहले तो मैं सवाल करूँगी कि भाई इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, हु आर द इन्फ्लुएंसर्स, हु इज़ इन्फ्लुएंसर। मेरे लिए इन्फ्लुएंसर ऐसा बंदा है हु हैज़ द एबिलिटी टू अफेक्ट द ओपिनियंस, जिनके उनकी बेसिकली जो अपीयरेंस है या उनका कंटेंट है, इट अफेक्ट्स द ओपिनियंस एंड बिहेवियर्स और परचेजिंग डिसीजन ऑफ अदर्स, जो कि अगर मेरे पास नहीं है इस तरह की चीज़, तो मैं ऐसी कोई चीज़ दिखाने के हक में नहीं हूँ। यूजुअली बिकॉज ऑफ देयर अथॉरिटी, नॉलेज, पोजिशन और रिलेशनशिप विद द ऑडियंस। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग किस तरह की है। अगर आप छिचोरापन कर रहे हैं टीवी के ऊपर और आपके फॉलोअर्स उसी तरह के हैं, तो फिर आप ये बात कह सकते हैं कि जैसे आप खुद हैं वैसे ही आपके फॉलोअर्स भी हैं। इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर्स ऑफन हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, where they share content that attracts and engage followers for whatever overhyped or
नेचुरल और क्रिंज कंटेंट। फिर अगर हम सोचते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कौन है, बेस्ड करता है ऑडियंस साइज के ऊपर। इसमें भी मैंने देखा कि भाई ये जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं ये बेस्ड अपने करेक्टरिस्टिक्स को या अपने कंटेंट टाइप्स को लेकर नहीं है, ये बेस्ड कर रहे हैं अपने ऑडियंस साइजेस के ऊपर, जिनमें से जिनके 1,000 से 10,000 तक फॉलोअर्स हैं भाई, जो वो कहलाते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स। दे आर वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद देयर ऑडियंस। मैं भी उस नैनो फॉलोअर इन्फ्लुएंसर्स में आती हूँ, मेरी बहुत नैनो फॉलोअरशिप है। तो उसके अलावा जो है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 10K to 100K तक फॉलोअर्स हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं नीश मार्केट को जो केटर करते हैं। फिर आपके मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि 100K से 1 मिलियन फॉलोअर्स तक होते हैं, दे हैव लार्ज रीच बट लेस पर्सनल एंगेजमेंट। फिर आपके आ जाते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स जो कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं या फॉलोअरशिप है वो ओवर 1 मिलियन होती है, ह्यूज रीच है, ऑफन फेमस बियॉन्ड सोशल मीडिया है। फिर कॉमन इन्फ्लुएंसर कैटेगरीज हमारे पास फैशन एंड ब्यूटी है, फिटनेस एंड हेल्थ है, टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग है, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल है, फूड एंड कुकिंग है, फिनेंस एंड एजुकेशन है। इन शॉर्ट, एन इन्फ्लुएंसर is someone, I think, who uses their online presence and credibility to influence others, but what I think often working with brands to promote products or ideas, ये बहुत important है। अगर आप business point of view से जो है वो अपना कोई भी सोशल हैंडल चला रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ये बात मैं मानती हूँ। और सोशल मीडिया की पावर जो है उसको भी मैंने देखा है कि रातों रात जो है वो रैक से जैक कर देते हैं, ज़ीरो से हीरो कर देते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल मेरा पॉइंट यहीं पे आके ठहर जाता है कि रातों रात मिलने वाली शोहरत जो है वो रातों रात चली भी जाती है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। जब आप एक प्रोसेस से पूरा गुजर के कहीं पहुंचते हैं तो आपको उसकी कदर भी होती है, आपको अपनी वर्थ का भी पता होता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आज की एपिसोड रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिवील की हैं, बहुत सारे सवालात के जवाब दिए हैं। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब अल्लाह ताला ने या जिस भी क्रिएटर को आप मानते हैं, अगर एक चीज़ आपके नसीब में लिख दी गई है तो फिर वो होके रहनी है। इस चीज़ पे मेरा बहुत ही छोटी एज से फर्म बिलीव है कि आप फेट से नहीं लड़ सकते, ठीक है। जो चीज़ होनी लिख दी गई है वो हो के रहेगी, आप उससे नहीं डिनाई कर सकते। आप जितना भी भाग लें अलग सिमत में, लेकिन अगर सिमत या डायरेक्शन अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दी है तो आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अपनी जो फोकस है वो पॉजिटिविटी के ऊपर लगाएं, अपनी अपने फ्यूचर बिल्डिंग के ऊपर लगाएं, अपने इमेज के ऊपर, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इन्वेस्ट करें। रीडिंग में ये रीडिंग एक ऐसा स्किल है जो कि आपको फर्स्ट से अर्श तक ले जाता है, क्योंकि नॉलेज इज़ द की। लॉर्ड पीटर बेलिश कहते हैं कि नॉलेज इज़ द की। तो हम इस एपिसोड को यहाँ पे अपने एंड करते हैं। उम्मीद है तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं एक अगली एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक टॉक्सिसिटी से दूर रहिए और पॉजिटिविटी के करीब रहिए, अपनों से प्यार करिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।